हेलो वेलकम बैक। आज के लेक्चर में मैं देखने जा रहा हूँ स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन किस तरीके से होता है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको बड़ा फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाए, जबकि हम इंडक्टर का भी देखेंगे और कैपेसिटर का भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इन जनरल एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे ड्राइव करने वाला हूँ, जनरल जैसे कि Z का, क्योंकि Z के अंदर R भी आ जाएगा, L भी आ जाएगा और C भी आ जाएगा। तो Z का एक स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राइव करूँगा, उसके बाद R के लिए आपको दिखाऊंगा, L के लिए दिखाऊंगा और C के लिए दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है मैंने कि क्या करना है। ये डेल्टा है तो स्टार में कैसे बदलना है। ये हमारा अगर डेल्टा है, क्योंकि ये डेल्टा ऐसे दिख रहा है ना, और ये हमारा स्टार है, तो समझिएगा कि डेल्टा से स्टार में भी कन्वर्जन होगा और स्टार से डेल्टा में होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर स्टार में होते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, लेकिन डेल्टा में अगर होगा तो प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। ऐसे कंडीशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस तो मैं आसानी से यहाँ पे डिराइव भी कर दूंगा और डाटा निकल भी जाएंगे, लेकिन कई इसमें ऐसे कंक्लूजन आपको देखना पड़ेगा जो आपकी मेमोराइज में होना चाहिए, तुरंत क्वेश्चन बनने चाहिए। जैसे कि सबका सेम वैल्यू होता है तो एक दिमाग में होना चाहिए कि जैसे R/3 हो जाता है, किस में R/3 होता है और किस में 3R होता है, ये डाटा सब आपको पता होना चाहिए। तब एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। या फिर फॉर्मूला लगा के निकालते रहोगे हर चीज में तो दिक्कत होगी। तो कुछ चीजें आपके मेमोरी में होनी चाहिए, और ये चीज आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए हम करते हैं एक चीज को। हमने देखा कि D to S में भी होना चाहिए और S to D में भी कन्वर्जन होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि दो को एक साथ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये वाला डेल्टा है, ये वाला स्टार है। तो अगर डेल्टा को स्टार बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। दिए डेल्टा में मान लो मैं मानता हूं यहाँ पे ZA, इसको मानता हूं ZB और इसको मानता हूं ZC। अभी बता रहा हूं हर चीज, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने Z लिया, डायरेक्ट R नहीं लिया, क्योंकि R ले लूंगा तो फिर XL रह जाएगा, इंडक्टर के लिए रह जाएगा और कैपेसिटर का रह जाएगा, इसलिए Z ले लिया। क्योंकि Z के अंदर R भी आ सकता है, L भी आ सकता है और C वाला पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। और अंदर वाले पार्ट में मैं ले रहा हूं, यहां का जो एलिमेंट होगा उसको मैं ले रहा हूं Z1, Z2 और Z3। इसका मतलब समझिए, अगर डेल्टा में कोई एलिमेंट है, सपोज दैट ये हमारा है ZA, ZB और ये है ZC, इसको बदलना है अगर Z1, Z2 और Z3 में, यानी इसके हर एलिमेंट को अगर ऐसा कनेक्शंस देना है, इसके हर एलिमेंट को अगर ऐसा कनेक्शन देना है, इसके कैसे इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं वो तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कनेक्शन देना है तो आपको Z1 का मान पता होना चाहिए। ये तो मान पता है, मान लीजिए 2 ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है, मुझे पता है, पर जब ऐसा बदलेंगे तो सेम वैल्यू तो नहीं रख सकते ना, डाटा चेंज होगा, क्योंकि सर्किट का कनेक्शन चेंज हो रहे हैं, है ना, कनेक्शन चेंज हो रहे हैं। तो अब Z1 का मान क्या हो जाएगा, Z2 का मान क्या हो जाएगा, Z3, या फिर अगर ये नोन है तो इनके पैरामीटर का मान क्या होगा, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं स्टार टू डेल्टा, है ना, और फिर डेल्टा टू स्टार कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं, फिर चीजों को देखते हैं। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो इसको रफ कर देता हूं, आपने इसका वे समझ लिया, एक्चुअली करना क्या है उसमें अभी दिखाता हूं कि एक्चुअली करना क्या है, समझिएगा। पहले देखिए Z मैंने क्यों लिया, पहले ये भी समझा देता हूं मैं, फॉर्मूला तो निकल ही दूंगा। Z लेने से क्या होता है, अगर यहां एलिमेंट सिर्फ R होगा तो R भी आ जाएगा, R आराम से कर लोगे। अगर Z के जगह पे XL एलिमेंट होगा तो वो भी काम चलेगा, Z के जगह पे XC एलिमेंट होगा तब भी काम चलेगा, लेकिन XC का एलिमेंट 1/C होगा, ये होगा। इसकी बात अगर करूं तो क्या होगा, यहां पे मैं पूरा लिख ही देता हूं, ओमेगा C यहां के लिए क्या आएगा, ओमेगा इंटू L, और यहां तो R ही रह जाएगा। अगर यहां बोलूं Z तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और Z यहां पे R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए इस टाइप का फॉर्मूला जो हम देखेंगे रिजल्ट, तो R के लिए जैसा निकलेगा वैसा ही L के लिए भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि Z R के प्रोपोर्शनल है, Z L के भी प्रोपोर्शनल है, तो सेम निकलता है। लेकिन जब Z हम कैपेसिटर के लिए कन्वर्जन करेंगे तो वो हमेशा इनवर्स में वैल्यू देगा, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में जस्ट दिया हूं, ये रिजल्ट के टाइम ये चीज काम आएगा। अभी आपके दिमाग में अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली चीज बोला क्या जा रहा था। चलिए अब मैं पहले देखता हूं फर्स्ट टर्म जो लिखा है वही कर लेता हूं। क्या लिखा है यहाँ पे,
स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अगर इसको कन्वर्ज करूं या ट्रांसफॉर्म करूं तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए इसका मतलब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इसका मतलब आपके पास पहले क्या है, Z1 Z2 Z3 नॉन होगा। नॉन एलिमेंट क्या होगा आपके पास, जो नॉन एलिमेंट है, यानी आपको अभी क्या जाना है, यहां से इसमें कन्वर्ट करना है। सर्किट आपका Z1 Z2 Z3 पता है, आपको बदलना है इसमें। तो नॉन एलिमेंट क्या हो गया, Z1 Z2 एंड Z3। फाइंडिंग एलिमेंट क्या है, वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट, आप कह सकते हो ZA ZB एंड ZC। यही तो एलिमेंट कैलकुलेट करना है। अगर अपने को स्टार पता है और डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट निकाल लिया तो फिर डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलो अगर मैं यहां से करता हूं तो देखिएगा, ये नोन है, ये नोन है, ये 3 एलिमेंट जानना हूं। अगर ZA निकालना है, क्या करना है, फॉर्मूला देखिए, ZA निकालना है तो क्या करना है, कहता है ZA जो भी निकालोगे तो ये कहता है, 2 फॉर्मूला ट्रिक से बताऊंगा, दोनों बेहतरीन है। कहता है जो भी निकालना है तो उसके सामने वालों को सीधा जोड़ दीजिए, Z1 प्लस Z3 को सीधा जोड़ दीजिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये कह रहा है Z1 प्लस दूसरा क्या है Z3, उसके सामने देखिए इसके पैरेलल में कौन दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। प्लस नेक्स्ट कहता है यह कि इन दोनों को पहले आपने जोड़ दिया, आप दोनों को गुना कीजिए और जो अपोजिट एलिमेंट है उसको डिवाइड कर दीजिए, वही होगा Z1 का टोटल वैल्यू, यानी Z1 प्लस Z3 बाय अपोजिट एलिमेंट कौन है, Z2। ये अगर आपने कर दिया तो फॉर्मूला आपका रेडी है। यानी इस एलिमेंट को निकालने के लिए आपको इन तीनों पैरामीटर का वैल्यू पता होना चाहिए था, और तीनों पता था तो आपने वैल्यू निकाल दिया। यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसको लिखने का तरीका सबसे पहला तो हमारा यही है। चीजें क्लियर, सबसे पहला जो तरीका था वो हमारा यही है। अब देखना दूसरा और बंदा लिखने का तरीका दूसरे बंदे का क्या होता है, और में क्या होता है हम वो भी बता देते हैं। कोई और इसको और दूसरे तरीके से लिखता है, कैसा लिखता है, कहता है जब ये एलिमेंट को लिखना होगा, जब भी इस एलिमेंट को लिखना होगा तो आप ऐसा कीजिएगा, इसका गुना इसके करिए, ठीक है, इसका गुना इससे कीजिए, इसका गुना इससे कीजिए, इसका गुना इससे कीजिए, यानी एक एक बार सबको गुना कर दीजिए और Z के अपोजिट जो पैरामीटर दिख रहा है उससे भागा दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। यानी क्या कहा है कि कर लीजिएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z4, और डिवाइड किससे देने के लिए बोला है, जो इसके अपोजिट दिख रहा है यानी Z2। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है चीजें। अब देखो चीजें तो वही है, ये करो या ये करो, इसमें कॉमन लेगो तो Z2 बचेगा डिवीजन में, और Z2 अगर डिवीजन में बढ़ेगा तो देखिए क्या हो गया, Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z3, अब प्लस ये तो ऐसे ही रह जाएगा Z1 इंटू Z3, सबका डिवीजन में Z2, चीजें तो वही हो गया ना। क्लियर है कि नहीं। तो आप ऐसा मेथड यूज कीजिए या ऐसा मेथड यूज कीजिए, बात तो दोनों बराबर है। इसको भी कॉमन ले लेंगे तो चीज वही है। तो लिखने वाला बच्चा या इसको भी लिख लेता है या फिर इसको भी लिख लेता है, आपको जो भी मेथड पता हो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोई कन्वर्जन नहीं है। अब देखो ये कई बार ना भूल जाते हैं अपन, याद नहीं रहता, बस कभी कभी बीच बीच में एक बार देखने की जरूरत होती है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। चलिए अगर मैं ZB की बात करूं तो मुझे नहीं लगता आप किसी को दिक्कत भी होगा। आपको ये फॉर्मूला बेहतर लगता है या ये फॉर्मूला बेहतर लगता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ZB की बात की जा रही है यहाँ की, इसका मतलब Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 प्लस दोनों का गुणनफल Z1 इंटू Z2 बट अपोजिट वाला तो Z3 है, ठीक है ना। ठीक है, या इस मेथड से लिखना चाहें तो Z1 इंटू सेम लिखो, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z4, नहीं Z1 आ जाएगा ना, Z1 डिवाइडेड बाय Z3 है ना, Z3 अपोजिट वाला देखो क्या है Z3। चलिए
सी का पैरामीटर, ये पैरामीटर कौन है, अननोन है, यही तो फाइंड आउट करना था। देखिए यही फाइंड आउट करना था। अब जेड सी का मान अगर फाइंड आउट करना है तो जेड सी का मान अगर फाइंड आउट करना है तो ये फाइंड आउट करना है। तो जेड सी में क्या करना है, जेड टू इंटू जेड थ्री, जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री, दोनों को गुना कर दिया और डिवीजन में क्या दे दिया, जेड वन से। या फिर इसी को लिखना है और तरीके में से सबको गुना करिए एक बार, जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री प्लस जेड थ्री इंटू जेड वन, है ना। सब तो सब में सेम आएगा ना, ये सबका ऊपर वाला कॉमन हो गया। और जो जेड सी निकालना है उसका अपोजिट वाला लिख दीजिए, जेड वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार टू। तो ध्यान रहे एग्जाम में स्टार टू, जब भी क्वेश्चन, जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो कभी स्टार से डेल्टा नहीं कन्वर्ट करने को मिलेगा। वो बात अलग है, एग्जाम में सिर्फ अगर यही पूछ दे कि स्टार से डेल्टा कन्वर्ट कीजिए तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। पूछ देगा हर एलिमेंट का मान समान है तो बताइए कन्वर्ट करूं तो इसके इस एलिमेंट का मान क्या होगा, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन जब भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करोगे, कभी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो सॉल्व कब नहीं होता, जब कनेक्शंस डेल्टा में होता है। जब डेल्टा में होता है तो सर्किट सॉल्व नहीं होता। जैसे कि आर इक्विवेलेंट निकालना है तो नहीं निकलता है, तो जरूरी है वहां सबसे ज्यादा आपको याद होना चाहिए डेल्टा टू स्टार। ये स्टार टू डेल्टा है, अपने को पता होना चाहिए डेल्टा टू स्टार। और उसमें छोटा सा एक ट्रिक भी बता दूंगा जो दिमाग में हमेशा रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन आप कर सकते हो, क्लियर, कि किस तरीके से इसके वैल्यू को आप करोगे। ठीक है, आप इसको आसानी से कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे, इसको आपने बेहतर तरीके से करना था। अब हम दूसरा मेथड को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करा जाए, ये हमारा टारगेट होगा। और ये सबसे ज़्यादा आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो फंसते हैं जैसे कि आर इक्विवेलेंट निकालना, तो ऐसे कंडीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये आपको बहुत जल्दी पता होना चाहिए। इसके थोड़े से मैं लॉजिक भी दे दूंगा जिससे चीज़ें आपके दिमाग में रहेगा। अब यहाँ देखिए, आपको डेल्टा टू स्टार करना है, मतलब कि अब आपको डेल्टा वाला पैरामीटर पता है, जेड ए जेड बी जेड सी। आपको सर्किट को ऐसे एलिमेंट में कन्वर्ट करना, मतलब कि ये वाला ऐसे एलिमेंट सर्किट में बना होगा तो उसको ऐसे जब बना देंगे, ये वाला एलिमेंट करके निकालेंगे, ये सब एलिमेंट निकाल लेंगे तो सर्किट जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये एलिमेंट के लिए आपको मस्ट क्या है, निकालना क्या है, Z1 Z2 Z3 निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट, ऐसे सर्किट में क्या करना है डेल्टा टू स्टार में, Z1 Z2 Z3 निकालना है। जबकि नोन पैरामीटर क्या है आपका, ZA ZB ZC, ZA ZB ZC, डेल्टा वाला पता है, डेल्टा पता है, स्टार में कन्वर्ट करना है, ये इसका मतलब है। तो चलिए सबसे पहला मैं देखता हूं Z1 की बात की जाए तो Z1 क्या कहता है, आपको कहता है कि Z1 निकालिए। तो Z1 कैसे निकलेगा, देखिए ये तीनों पता है, तो जो भी चीजें निकालना है कहता है हमसे निकाल लो ना। तो ये वाला जो कह रहा है कि इधर भी देखो इधर भी देखो, इसके जस्ट सामने बोला है इधर भी देखो इधर भी देखो, इन दोनों को गुना करो और सबसे डिवाइड कर दो जोड़ के, है ना। देखिए क्या कहता है, लिख देता हूं। Z1 कह रहा है कि Z दोनों को गुना कीजिए, ZA इंटू ZB को गुना कीजिए और डिवाइड किससे, प्लस, समझिए ZA ये बोला है कि इसको डिवाइड कीजिए और जोड़ भागा किससे दे दीजिए, ZA प्लस ZB प्लस ZC से आपने डिवाइड कर देना है। बस इतना ही सा काम तो था, निकल गया काम। जिसको निकालना है इस दोनों की तरफ देखिए, इसके एलिमेंट कहाँ जुड़े हैं उसको दोनों तरफ से गुना करिए और डिवाइड कर दीजिए इसके जोड़ से। चीजें आ गई कि नहीं, देखिए। अब नेक्स्ट कोई कह रहा है कि Z2 भी बता दो भाई। Z2 कह रहा है कि हम यहाँ हैं, हमको अगर बनाओगे तो उसके लिए इन दोनों का गुना लो और डिवाइड कर दो सबसे। मैं लॉजिक भी बताऊंगा, तुरंत पता चल जाएगा। यानी इसके Z2 के अपोजिट में देखिए कौन है, इसके साइड में ZB इंटू ZC, ZB इंटू ZC डिवाइडेड बाय हमारा ZA प्लस ZB प्लस ZC, है ना, तीनों का सम, ये भी आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि Z3 भी निकाल लो, जब इतना निकाले तो ये भी निकालिए। कह रहा है कि मेरे अगल बगल का गुना कर दीजिए, जब निकालोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यहाँ करना क्या होता है। अगल बगल का गुना कीजिए, उधर से भागा दीजिए, यानी उसके अगल बगल क्या है जी, ZA इंटू ZC है ना, ZA इंटू ZC डिवाइडेड बाय सब ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है ना, ये भी निकल गया।
अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक, इसका ट्रिक बता देता हूँ ताकि दिमाग बढ़े। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार। तो D2 आपको पता है डेल्टा चीज कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टार में सॉल्व हो जाता है। तो जब भी D2S करना है तो देखिए D4 समझना, डिवाइड, D4 डिवाइड S4 सब, D4 डिवाइड S4 सब। क्या करना है, जब भी डेल्टा टू स्टार करना है तो सबका डिवाइड करना ही पड़ेगा, सबसे, मतलब हर एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा जिसका सम होता है। देखिए ZA प्लस ZB प्लस ZC सबसे डिवाइड करना पड़ा जोड़ के, इसमें भी सबसे डिवाइड करना पड़ा, इसमें भी। लेकिन जिस एलिमेंट को निकालते हैं उसके इधर का गुणनफल, इस दोनों का गुणनफल भागा सबका जोड़, फिर इसको निकालना है तो इस दोनों का गुणनफल भागा सबका, फिर इसको निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सबका सम, है ना, ये कर देना तो चीजें आपको फाइनल निकल जाता है। और ये एग्जाम में यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिससे क्वेश्चंस कई बार सॉल्व नहीं होते, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी पता तो होता है, तो जब ये चीजें आपको बहुत लेंदी होती है ना तो ये फॉर्मूला की नीड होती है एग्जाम में, चूंकि खुद क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, फिर स्टार डेल्टा में ही क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देगा तो सॉल्यूशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव और सेमेस्टर या डिप्लोमा वाले एग्जाम में क्या करता है देखिएगा, क्योंकि डिप्लोमा की जो सेमेस्टर या बीटेक के सेमेस्टर में जब आप क्लास करते हो तो चूंकि उसको तो 10 नंबर 15 नंबर देना होता है, तो लेंदी क्वेश्चन करने के लिए वो सब का डाटा अलग अलग देता है ताकि आप आसानी से ट्रिकी मेथड से तुरंत ना निकालो, जो मैं आगे बताऊंगा। और भी ट्रिकी मेथड से तुरंत ना निकालो तो डाटा यहाँ का कुछ 10 देगा, यहाँ 20 देगा, 25 देगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन कंपटीशन में क्या करता है, चूंकि बड़े क्वेश्चन के अंदर ये इनबिल्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है वो, इसमें सबका मान बराबर दे देगा। समान वैल्यू देने से आप क्या करते हो, क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करते हो, आपको पता है कि अगर सब में तीनों ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू अगर RR है तो हो सकता है R/3 हो, है ना। अगर ये वैल्यू सबका डेल्टा में ऐसा हो तो सकता है 3R हो। ये आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है और ये एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है। तो बच्चे कंक्लूजन ही फाइनल लिख देते हैं कि अगर कैपेसिटर के अगर रेजिस्टेंस के केस में डेल्टा में सब रेजिस्टेंस हो तो उसको अगर स्टार में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या R/3 हो जाएगा, 3R हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा, निकालेंगे अभी हम। फिर सोच लेता है क्या कि अगर स्टार में ऐसा है तो डेल्टा में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3R या R/3, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। तो ये डायरेक्ट कंक्लूजन दिमाग में रख लेता है और एग्जाम में आता है चेप देता है, फट से लगाता है। सिर्फ फिर दिमाग में ये लगता है कि अच्छा रेजिस्टेंस जैसे चल रहा होता है वैसे ही इंडक्टर भी चलता है। तो जैसे स्टार टू डेल्टा में अगर R/3 हुआ था तो L के केस में L/3 हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में 3C हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैपेसिटर में उल्टा होता है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस में सेम चलता है। आप मेरी बातों को अभी नहीं समझ रहे हो, पर मैं जब इसको अभी कंक्लूड करूंगा टोटल, जब इस पे बेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एक दो दिखाने रहूंगा, आपको लगेगा वाकई में कि कंक्लूजन भी पता हो तो चीजें आराम से फटफट निकलते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम उस चीज को एक बार देख लेते हैं। ओके, जिस तरीके से हमने अभी देखा कि किस तरीके से Z वाले टर्म में चीज़ों को निकाला, अब मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए, जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके आते हैं, है ना, वो डाटा को आपको एक बार दिमाग में रखना है। वैसे बाकी थियोरेटिकली चीज़ों को मैं बताते रहूँगा, न्यूमेरिकल चीज़ों को लेंदी प्रोसेस से भी बताऊँगा, लेकिन क्या दिमाग में हमेशा होना चाहिए ये आपके बीच बीच में आते रहेगा। जैसे कि स्टार टू डेल्टा में सिर्फ रेजिस्टेंस ले लिया और सेम वैल्यू सबका दे दिया, बोलेगा इसको कन्वर्ट किया गया स्टार टू डेल्टा में, तो हर एलिमेंट, एक स्टार का हर एलिमेंट का मान R है या 5 ओम है, 10 ओम है, 20 ओम है, ऐसा अगर पूछ देता है आपसे तो बताइए उसके हर एलिमेंट डेल्टा में कैसा होगा। तो देखिए जब यहाँ है और यहाँ के वैल्यू को आपको पता करना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, स्टार टू डेल्टा S2D। तो अब इसके एलिमेंट को इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए देखता हूं, यानी S2D में, स्टार टू डेल्टा में। तो चलिए हमने फॉर्मूला पता है, मान ली इसका मान रख देता हूं मैं RA, इसका मान रख देता हूं RB और इसका रख देता हूं RC। हमने कुछ भी रखा, पर यहाँ पे इसका मान जानना चाहूंगा, इसका वैल्यू जानना चाहूंगा, इसका वैल्यू जानना चाहूंगा, क्या होगा। तो मैं RA की बात करूं, अगर इस वाले पार्ट की बात करूं, दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट की बात करूं तो हमको पता है कि इसके सामने जो होता है ये यहाँ रहता है कि नहीं। यहाँ अगर एकदम थोड़ा सा दिमाग में हो तो चीज़ें किस तरीके से थी, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा था, है ना, यानी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को जोड़ दिया हमने और फिर इस दोनों को गुना करके इधर वाले सिर्फ डिवाइड कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा डाटा को जब हम करेंगे तो क्या हो गया, R, चूंकि सब वैल्यू तो आ रही है, इस तीनों में आ रही है, सबका वैल्यू तो आ रही है, तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में दिया कि R
प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बार, होगा कि नहीं? देखिए क्या डाटा निकला, एक आर यहाँ से कैंसिल और 3R, 3R निकल गया। ये मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको दिमाग में होना चाहिए कि स्टार से डेल्टा अगर समान वैल्यू, सेम वैल्यू सब एलिमेंट हो, तो अगर इसका एक एलिमेंट R है तो उस फॉर्म में उसका 3R हो जाएगा। एक अगर 3 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक अगर 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 गुने से मल्टीपल हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। क्या मैं आप चेक करना चाहूँगी इधर का भी? तो देखो चेक करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सबका सेम आएगा, क्योंकि सबको सेम जोड़ोगे और गुना भी सेम से करोगे, एलिमेंट में सबका सेम है, वैल्यू कट के 3R ही देगा। RC का मान जो आपने डिफरेंट डिफरेंट मान के रखा कि अलग होगा क्या, लेकिन जब सेम वैल्यू है तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू तो हर कंडीशन में सेम ही आ रहा है, यानी ये भी 3R, ये भी 3R, ये भी 3R। अगर डाटा कहे तो कितना आएगा? 3R, 3R और 3R। ठीक है, कब? जब स्टार से डेल्टा में जाएंगे, स्टार से डेल्टा में जाएंगे। अब इसमें आइए, जब डेल्टा को स्टार, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसाता है, डेल्टा से स्टार में जाना है, डेल्टा से स्टार में जाना है, डेल्टा से स्टार में जाना है, तो डेल्टा से जब D2S करना है, D2S डिवाइड सब वाला तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। मान लो अभी इसको माना RA, इसको मान रहा हूं RB और इसको मान रहा हूं RC, तो RA क्या हो जाएगा? देखिएगा RA बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, यानी हमने निकालना कौन सा है? एलिमेंट। देखिएगा अगर आपने निकालना है तो एलिमेंट कौन सा निकलेगा? यहाँ वाला एलिमेंट निकलेगा और एक यहाँ वाला एलिमेंट निकलेगा और एक यहाँ वाला एलिमेंट निकलेगा। ठीक है, तो RA क्या निकल जाएगा? यहाँ पे देखिए RA निकालना है और नोन ये है, ये वाला भी नोन है, ये वाला भी नोन है, तो क्या हो जाएगा? हमने फॉर्मूला जान रहे थे, इन दोनों का गुणनफल R इंटू आर बटा डिवाइड सब, क्या बोला था? D2S डिवाइड सब करना है, तो सबका R प्लस सबका डिवाइड करना है, तो जुड़ जाएगा तीनों, तो कितना हो गया? R² बटा 3R, एक R कैंसिल आउट हो गया, R बटा 3। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ऐसे ही RB निकालोगे फिर निकलेगा R बटा 3, RC निकालोगे तब भी निकलेगा R बटा 3। इसका मतलब जब ये कंक्लूजन है तो यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा? R बटा 3, C लिखा गया यहाँ पे, यहाँ भी R बटा 3, यहाँ का मान भी R बटा 3, सब वैल्यू सेम लेकिन डिवीजन में। यही फर्क है और इस डाटा को याद रखना है। अभी पहले इस चीज के बारे में मैं और क्लियरिटी दिखा देता हूं आपको कि क्या हुआ जब D2S में। अब चीजों को एकदम दिमाग में एडजस्ट करते ही जाना, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिए भूल गए, 1 घंटे बाद फिर पढ़ना है, अब कोई पूछा डेल्टा टू स्टार याद करना है, नहीं। जो चीज पढ़ो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि उसका 80% चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है। अब एक बार पढ़ लिए, उसको पोड़ दिए, रख दिए कहीं पे पौंड के जैसा, अब फिर जब एग्जाम आएगा पढ़ेगा तो कितना चीज पलटोगे। इसीलिए कोशिश हमेशा होनी चाहिए एक स्टूडेंट की कि जब भी क्लास लेते हो वहां पे 60% आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, 80% दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ताकि फिर अगर होमवर्क जाके करा जाए तो वो 100% में तब्दील हो। और 10 दिन बाद अगर हमने कर लिया फिर से उसका रिवीजन, या 1 महीना बाद कर लिया, 20 दिन बाद कर लिया, तो माइंड में एकदम सेट हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए सब चीज समझ गए, समझना बहुत आसान है, समझ लोगे, पर उसको कैरी करना भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो कैरी करता है साथ में, यानी चीजों को जो साथ में लेके चलता है ना, वो किसी भी टाइम एग्जाम में बैठेगा ना तो 70% 80% नंबर ले आएगा, है ना। ये चीज बहुत एक अंतर होता है। और एक होता है कि बच्चा समझ सब कुछ रहा है, दिमाग में कुछ नहीं अटका रहा है, एग्जाम आएगा जैसे कि अगर रेंडमली कोई पेपर ले लिया तो वो 300% नहीं लाया, कहेगा कि हम तैयारी नहीं की। तो रीजन यही है, एक तैयार एक टैलेंटेड बच्चे में डिफरेंस ये है कि जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो एट इंस्टेंट साथ में कैरी करता है और दिमाग में एडजस्ट करते जाता है, अभी पढ़ रहा हूं तो क्या हुआ आखिर, है ना। ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं भी कहीं कोई एग्जाम बोल दे और सरप्राइज टेस्ट ले ले तो आप उसका रिजल्ट, एक पढ़ने वाला बच्चा सरप्राइज टेस्ट में तुरंत ज्यादा नंबर ले आएगा, जबकि एक लड़का एग्जाम की वेट करता है, एग्जाम से 2 महीना पहले पढ़ेंगे, अभी तो समझिए लिए हैं, तो उसको हर चीज पढ़ना। इसीलिए देखो तो 4-4 घंटा 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ रहा है, उसको समझिए ना रहा है कोर्स, अब कोई 4 घंटा पढ़ के एग्जाम निकाल रहा है बढ़िया से। तो ये डिफरेंस होता है। इसीलिए जो पढ़ रहे हो उसको हमेशा दिमाग में तुरंत कलेक्ट करना है, तुरंत एट इंस्टेंट दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, हाँ ठीक है समझ गया। कोई बोला डेल्टा टू स्टार, तुरंत बोल दिया इसका रिजल्ट ये होता है, स्टार टू डेल्टा, हाँ इसका ये होता है। तो ये चीजें आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। समझना आसान है, समझाया ऐसे जा रहा है आप समझ लोगे, लेकिन कलेक्ट कब करोगे? इतना टाइम है कि 1 महीना में हर चीज कर लो,
ये नहीं संभव है। तो साथ के साथ डाटा को दिमाग में रखना। अब मैं कुछ लॉजिक बताता हूं जिससे दिमाग में रहे, समझिएगा। डेल्टा टू स्टार ही सवाल जब सबसे ज्यादा फंसाता है, इसके वैल्यू को कैसे याद रहे। डिवाइड सब, जिस तरीके से मैंने बोला डिवाइड सब, वैसे ही फिर आगे जो रिजल्ट निकल रहा है, चाहे हमारा डाटा सब का आर 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 ही है, तो जब भी डी टू एस में जाना है, डिवाइड सब डी टू एस में जाना है, तो जो भी वैल्यू सब अगर समान कॉमन है तो उसमें डिवाइड सब डिवाइड कर देना। बात किससे आई, जब डिवाइड करने की बात आई तो हमेशा 3 से करेंगे। अगर समान वैल्यू रहेगा तो डिवाइड सब, तो डिवाइड किससे करना है, 3 से। देखिए डी फॉर डिवाइड, और फॉर्मूला भी था डिवाइड सब, तो यहां भी लागू हो गया। और डिवाइड सब करना है यानी डेल्टा से स्टार्ट में जाना है, तो डिवाइड वाला वर्ड दिमाग में आना है, पहला ही डिवाइड दिमाग में। यानी अगर आर है सब का मान तो r/3, सब का मान जेड है, जेड है तो z/3, ठीक है ना। अगर सबका मान l है तो l/3, लेकिन कैपेसिटर में वो नहीं करना है, हम अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो चीजें क्लियर है। जब क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टर समानुपाती चलता है जेड के, और लेकिन कैपेसिटर जेड के इनवर्स में चलता है, इसीलिए यहां बोल रहा हूं कि उसको डिवाइड नहीं करना, वहां पे 3 × C हो जाएगा। चलिए मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें आई होप क्लियर हो चुका है ना। और लेकिन अब जब ये चीज हो गया डिवाइड सब, डी टू एस में क्या होगा, डिवाइड करना है, डी टू एस में डिवाइड करना है, यानी डेल्टा से स्टार में, डी टू एस में तो डेल्टा से स्टार में गया तो डिवाइड करना है, यानी r/3 कर देना है। जेड है तो z/3, p है तो p/3, k है तो k/3। तो इसमें क्या करना है, गुना कर देना। जब इसका डिवाइड पता चल गया तो इसमें क्या करना है, 3r कर देना है। तो आई होप ये चीजें डाटा आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस में क्या होगा। आज ही एडजस्ट करना है दिमाग में, इसको आप फिर से दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए बहुत चीज है ना। कितना तक पढ़ते जाओगे, ठीक है ना। कलेक्ट करना दिमाग में बहुत जरूरी है। क्या हुआ, डेल्टा टू एस करना है, डी टू एस डिवाइड, जैसे डी आया डिवाइड करना है, यानी डेल्टा से स्टार में करेंगे, समान वैल्यू होगा तो जरूर भागा 3 दे कर देना। इसमें समान वैल्यू है तो जरूर इसमें डिवाइड सब हुआ था तो एस टू डेल्टा यानी स्टार टू डेल्टा में क्या करना, 3 × R कर देना। अब आई होप कि आपके माइंड में बैठ चुका होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट लगा लोगे और आसानी से चीजें बन जाएंगे। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। हम देखते हैं अबाउट कैपेसिटर और अबाउट इंडक्टर, और फिर फाइनल कंक्लूजन हम लिख देंगे। वो कंक्लूजन दिमाग में रहेगा तो कॉम्पिटिटिव के लिए आपका हो जाएगा। और ये जो थ्योरेटिकल होता है ये एग्जाम सेमेस्टर वगैरह में आप करते रहते हो। तो चलिए अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर यहाँ पे बोला जाए इंडक्टर है स्टार में तो डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। सिमिलरली बोलेगा डेल्टा में इंडक्टर है, हर एलिमेंट का वैल्यू L है, तो स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। पहले हम इसके रिजल्ट को बताते हैं, फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स बताएंगे एक्चुअली वो चीज़ आया कैसे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, L है, और L यहाँ पे क्या होगा, तो हमने बताया कि यहाँ पे इसी के सिमिलर चलता है। रेजिस्टेंस जैसे जेड के जिस तरीके से जेड जो होता है आपके R के समान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है, वैसे ही जेड ओमेगा इनटू एल ये भी तो इसी के समानुपाती चलता है। तो ओमेगा बहुत रहेगा तो कट जाएगा सब, है ना, बच जाता है एल, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कैपेसिटर जस्ट उल्टा होता है। तो हम पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आर दिखे या एल दिखे, आर दिखे या एल दिखे, एल के टर्म में अगर बोला जाए तो हमेशा देखिए कितना 3R है, तो एल के टर्म में 3L और 3L निकलेगा। निकालने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है चीजें। और जब डेल्टा में चीजें हो तो इसमें भी क्या होगा, D2S जो रेजिस्टेंस जैसे चलेगा डिवाइड, डी जैसे देखा डिवाइड कर देना, तो नाम आ गया डिवाइड करना है, तो D2S में क्या करना है, डिवाइड करना है सबसे पहले। तो क्या करना है, L/3 मान आएगा, इसमें L/3 आएगा और इसमें भी L/3। याद रखने का तरीका बोल रहा हूँ, जैसे ही पहले डिवाइड सब आया, यानी डिवाइड में तो 3 से डिवाइड कर देना, सेम वैल्यू है तो 3 से डिवाइड कर देना। 9 होता है तो सब में 9/3 यानी 3 वैल्यू रह जाता, ठीक है चीजें क्लियर है। अब ये डाटा आया कैसे, तो देखिए ऐसा नहीं है कि वही जो फॉर्मूला आपने लगाया आर का वो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके बराबर जेड बराबर लिखना पड़ेगा ओमेगा इनटू एल, क्योंकि यहाँ का इसका रिएक्टेंस है ना, करंट को अपोज कौन करता है, रिएक्टेंस करता है, तो जेड के टर्म में आपको वैल्यू लिखना होता है। डायरेक्ट आप इसके वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं, जैसे एल का वैल्यू हमने किया, डायरेक्ट एल का फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। जेड बराबर यहाँ पे ओमेगा एल है, क्यों, क्योंकि एक्सएल की बात करूंगा तो ओमेगा इनटू एल होगा, और यहाँ जेड जो है वो सिर्फ क्या, आर तो है नहीं सर्किट में, तो क्या बचा है सिर्फ एक्सएल, और एक्सएल का मान कितना, ओमेगा इनटू एल। चीजें क्लियर है, बोलिए। जेड का मान ओमेगा एल डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि एक्सएल ही है। यहाँ का इंडक्टर में क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, जिस पे हम पहले चर्चा कर चुका हूँ बिल्कुल बहुत बढ़िया से। और जब ये ओमेगा इनटू एक्सएल होता है तो जेड बराबर सिर्फ क्या बचा, आर तो होता ही नहीं, क्योंकि आर है नहीं यहाँ पे, जेड बराबर ऐसे होता है आर प्लस
जे एक्सएल, है ना। तो जे तब लेते हैं जब हमको एंगल की बात करना होता है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखना है तो जे की बात कोई नहीं होगी। आर ऑलरेडी जीरो है, आर क्या है, जीरो है, और जे एंगल की बात है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचा, एक्सएल। तो जेड बराबर एक्सएल बराबर ओमेगा एल, बस इतना दिमाग में रखना, चीजें फटाफट बनेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या था, जैसे यहाँ का निकालना है, जेड ए निकालना है, इसको जेड बी मान लिया, इसको जेड सी मान लिया, सपोज दैट। तो जेड ए जब आपको निकालना होगा, जेड ए जब निकालना होगा तो आप इसको क्या कीजिए, इसके इनबिल्ट कीजिए और लिखिए, क्या लिखेंगे, जेड, यहाँ जब लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसके सामने वाला देखिए, इसके सामने वाला एलिमेंट यानी जेड इंटू सब बात सेम है, यानी यहाँ पे मैं इसका मान क्या रख दूँ, इसका भी जेड ही रखता हूँ, इसका भी जेड ही, ये भी क्या है ओमेगा इंटू एल ही है, और ये भी जेड बराबर क्या ओमेगा इंटू एल। तो क्या करना है, जो लिखना है तो जेड ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में क्या करूँगा मैं, ध्यान रखिएगा, इन दोनों को नॉर्मली जोड़ देंगे, ये दो वाले पार्ट को, और फिर क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, अपोजिट भी जेड है। तो देखिए अब मान क्या आ रहा है, चीज़ें देखिएगा, तो क्या हो गया, यहाँ इसको गुना कर दूं तो जेड का स्क्वायर प्लस इससे भी करूँ तो जेड का स्क्वायर, कॉमन तो हम जेड ले लिया हूँ, और यहाँ भी क्या है जेड का स्क्वायर बटा जेड। अब देखिए जेड से ही बात रखते हैं, बाद में ओमेगा एल पुट कर देंगे, क्या हो गया, 3 जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, एक जेड से कट गया, बचा क्या 3 इंटू जेड। अब इसके वैल्यू को रखिए 3 इंटू जेड का जगह पे क्या होगा जी, यहाँ पे ओमेगा इंटू एल, जेड की जगह पे क्या होगा ओमेगा इंटू एल। अब देखिए तो क्या मान आया, जेड ए बराबर आया ओमेगा 3 ओमेगा एल, समझिएगा जेड ए बराबर आया 3 ओमेगा एल। लेकिन यहाँ जेड ए पूछेगा तब तो, यहाँ तो इंडक्टर पूछेगा, यहाँ इंडक्टर का मान दिया है और पूछेगा यहाँ पे यहाँ का एल ए इंडक्टर का मान बताइए क्या होगा। हमने तो जेड ए निकाला, जिस तरीके से एल दिया है अगर इंडक्टर के टर्म में पूछेगा तो देखिए जेड के टर्म में तो ये हो गया, लेकिन इंडक्टर दिया है, इंडक्टर के टर्म में पूछेगा तो बताइए इंडक्टर एल ए कितना होगा। तो हम जानते हैं जेड ए बराबर दिस, तो ओमेगा इंटू एल ए, ओमेगा इंटू एल ए यहाँ होगा कि नहीं, जेड का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू एल, होगा कि नहीं, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर ये ओमेगा इंटू एल है तो यहाँ कितना होगा 3 ओमेगा एल है ही, तो ये ओमेगा ओमेगा से कट गया, बचा क्या, यहाँ देखने को मिल रहा है एल ए बराबर 3 इंटू एल। अगर एल के टर्म में पूछेगा डाटा, एल दिया हुआ है, एल ए के टर्म में पूछ रहा है, इंडक्टर का सिंबल हो गया तो एल ही पूछ रहा है, अगर इसी के टर्म में पूछा है इसका मतलब 3L जो हमने लिखा वो तो सही था। चीजें क्लियर है ना, इसी तरीके से निकलता है, चाहे जेड भी निकालेंगे, जेड भी तो डाटा ये आएगा और इंडक्टर के टर्म में 3 इंटू एल आ जाएगा, 3 इंटू एल आ जाएगा। तो इंडक्टर में भी क्या देखने को मिला, जिस तरीके से रेजिस्टेंस में आर का 3R हो जाता है स्टार टू डेल्टा में, उसी तरीके से इंडक्टर में स्टार टू डेल्टा में एल का 3L हो जाता है, इंडक्टर मांगेगा तो। क्लियर, जब ये आपने करना सीख लिया तो बताइए इसमें क्या होगा, ये जो डाटा दिया एल का 3 एल बटा 3, इसमें भी एल बटा 3 और इसका भी एल बटा 3। चीजें क्लियर है। तो दो आपने बहुत बढ़िया से देख लिया कि किस तरीके से निकलता है। इसमें भी फॉर्मूला इसे लगाएंगे जो इसका फॉर्मूला है डिवाइड सब, जैसे कि इसमें आपने बोलता है कि यहाँ पे बताइए एल ए क्या होगा, तो एल ए बराबर एल बटा 3, यहाँ एल बी क्या होगा, एल बी वो भी बोलेंगे एल बटा 3, और एल सी क्या होगा वो भी बोलेंगे एल बटा 3। ठीक है ना, सबका इसका इंडक्टर, यानी अगर डेल्टा में किसी एक एलिमेंट, सब ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, अगर एक डेल्टा सर्किट है जिसमें हर एलिमेंट का वैल्यू एल है, इंडक्टर का वैल्यू एल है, तो बताइए उसको स्टार में तब्दील अगर कर दिया जाए तो हर इंडक्टर का मान क्या होगा। ठीक है, इंपेडेंस नहीं पूछा है, हर इंडक्टर इंपेडेंस पूछेगा तो ये आया, अगर पूछेगा कि आपका इसका इंपेडेंस पूछता तो ये आता 3 ओमेगा इंटू एल। ठीक है ना चीजें, और यहाँ पे पूछ रहा है एल इंडक्टर का मान, तो यहाँ पे क्या आया एल इक्वल टू एल बाय 3 एल बाय 3 एल बाय 3। क्यों एल बाय 3 सब में आ रहा है, एक का भी निकाल लोगे सबका सेम आएगा, क्योंकि सबका मान यहाँ पे क्या है समान है। अंतर दिया होता तब डिफरेंस निकलता, फिर फॉर्मूला आप लगाओ और तब निकलेगा डाटा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। तो दो का आपने देख लिया, फाइनल कंक्लूजन हम लास्ट में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले अब हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटर भी आपके माइंड में आ जाए। ओके, जब यहाँ तक हमने कर लिया तो अब चाह रहा हूँ कि इसी में एडजस्ट नहीं कर दो ताकि तीनों का कंक्लूजन एक साथ पता चल जाए, है ना। तो थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम होगा, पर आप चीज़ों को समझिएगा, नीचे करके कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ बोला है कि सब कैपेसिटर का मान सेम है, तो यहाँ जब डेल्टा में कन्वर्ट कर दूँ तो कैपेसिटर का मान क्या होगा, कैपेसिटर पूछा है।
तो समझिएगा यहाँ मैं मान लिया कि यहाँ पे C1, हालांकि एक का वैल्यू अगर सेम आएगा तो सबका वैल्यू सेम आएगा, है ना, क्योंकि सबका यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो चाहे वो L/3 C/3 हो या 3C हो, हम देखते हैं क्या निकल रहा है। लेकिन कंक्लूजन यहाँ तय हो कि ध्यान रखिएगा जब तीनों का मान कैपेसिटर में सेम होता है, जब तीनों का मान कैपेसिटर सेम होता है तो ये चीज़ उसका उल्टा होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान में देके, अगर ये आप कर दोगे तो चीज़ों क्या हो जाएगा, यहाँ पे C/3, यहाँ पे होता है C/3, यहाँ भी निकलेगा C/3 और यहाँ निकलेगा C/3, यानी कैपेसिटर में जस्ट चीज़ें उल्टा होता है। जिस तरीके से इनमें होता था, देखिए क्या होता था, 3L तो यहाँ पे L/3, यहाँ 3R तो वहाँ R/3, तो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट उन सब का उल्टा, पहले होगा C/3 और फिर वहाँ चला जाएगा 3C, वहाँ चला जाएगा 3C। कैसे निकलेगा हम देखते हैं, पर देखिएगा कैसे, यहाँ भी हम बात करेंगे Z, और Z किसके बाद होगा, यहाँ पे देखिएगा XC, चूंकि कुछ तो है नहीं, R है नहीं, L है नहीं, तो XC बचा है, Z में XC इन्वॉल्व होता है, और ये होता है किसके बराबर, 1/ωc, किसके बराबर होता है, 1/ωc। देखिए एक दूसरे के इन्वर्स है, इसीलिए चीज़ें उल्टा हो रहा है, जहाँ 3L होता था 3C होना चाहिए था, चीज़ें क्या होता है, C/3, क्या होता है, C/3। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या आपका वैल्यू आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहाँ भी C1 के जगह पे पहले Z के टर्म है, Z को करिए, Z को सॉल्व करिए, यहाँ मान लेता हूँ कि ये मान लीजिए ZA है और यहाँ वाला टर्म ZB है, ये ZC है, तो बताइए ZA क्या होता है, दिख रहा है ना नीचे, ZA क्या होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ का जब ZA निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला डेल्टा टू डेल्टा हो रहा है, स्टार टू डेल्टा, इसका मतलब Z, यहाँ क्या करना है, यहाँ का Z, ये सब Z ही मान रहा हूँ क्योंकि सेम है, Z जितना होगा उतना ही एक्सेल होगा, सब यहाँ का भी Z ही मान रहा हूँ। Z के टर्म में हम फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे थे, तो पहले उसी को कर लेता हूँ, एक बार कंक्लूजन आ जाएगा तो दिमाग में ही डाटा रहेगा हमेशा, ठीक है ना। ये Z सबका यहाँ मान रहा हूँ, ZA ZB ZC, हालांकि यहाँ भी कोई भी चीज़ मानूँ, Z भी मानता तो सबका सेम ही आता। चलिए ZA कर देता हूँ, तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए Z प्लस Z यहाँ पे लिखना है, तो ये प्लस इन दोनों का गुना बटा दिस, यानी Z जैसे इंडक्टर में किया वैसे ही ये आएगा बटा Z, तो कितना आ गया देखिएगा, तो Z सबका Z का स्क्वायर 3Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z आएगा कि नहीं, दिख रहा है ना, 3Z का स्क्वायर बटा दिस, एक Z का स्क्वायर से Z कट गया, 3Z बचा, 3Z, यानी यहाँ का इम्पीडेंस 3Z के टर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर के टर्म में पूछे तो ये Z के टर्म में तो 3Z हो जाएगा, यहाँ Z 3Z हो जाएगा, 3Z हो जाएगा, यहाँ के लिए भी 3Z, इन जब रेजिस्टेंस निकाल दिए तो 3R, इंडक्टर निकाल दिए तो 3L, लेकिन जब कैपेसिटर निकालेंगे वो इन्वर्स होता है, इसीलिए यहाँ का डाटा जब ZA बराबर हमारा क्या निकला, देखिए 3 × Z, या ZA के बराबर 1/ω × C1, यहाँ C1 लिखा हूँ, 1/ω × C1, दिख रहा है ना बिल्कुल। चलिए C1 बराबर लिखूंगा 3/Z का मान क्या होता है, ω × C, ये देखिए Z का मान क्या है, ω × C, है ना, उसकी वैल्यू को लिख दिया हूँ। अगर यहाँ पे ω काट दोगे तो क्या होगा, C1 का वैल्यू क्या होगा, उलट देना पड़ेगा, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C/3, दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक, C/3, चीजें क्लियर है, यानी C1 का वैल्यू C/3, यानी जस्ट इस सब का उल्टा, इन दोनों 3R तो ये C/3, चीजें क्लियर है। तो बताइए एक का जब C/3 निकला तो इसका भी C/3 निकलेगा, इसका भी C/3 निकलेगा, यही एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आप लोगों के लिए, इस चीज का ध्यान रहे। ओके, अब मैं यहाँ के लिए बात करूं, यहाँ पे बोलेगा डेल्टा का हर एलिमेंट का मान C है, कैपेसिटी C है ना, सॉरी, यहाँ पे हर एलिमेंट का मान C है। अगर इसको स्टार में कन्वर्ट करूँ तो बताइए हर एलिमेंट का मान कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है जब यहाँ पे जब कैलकुलेट करके ऐसा निकला तो यहाँ कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला से तो जस्ट रिवर्स इसके निकलेगा। यहाँ कितना निकला C/3, तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3C, यहाँ कितना हो जाएगा 3C, और यहाँ कितना हो जाएगा 3C, जस्ट रिवर्स हो जाता है।
ओके तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, ये यही नहीं हर जगह पूछे जाते हैं ये डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान हो। तो अब हम कंक्लूजन लिखना चाहते हैं, आर होगा तो इसका हो जाएगा r/3, इसका अगर l होगा तो इसका हो जाएगा 3l इसमें, और इसमें l/3, इसमें c/3 तो उसमें 3c, उल्टा हो जाएगा डाटा। कंक्लूजन आप लोग को लिखना है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पे देखना चाहूंगा कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार में कंक्लूजन क्या निकला। तो हमारे लिए नेक्स्ट है यहां पे कंक्लूजन। कंक्लूजन जो आपने किया, ये डाटा आपको दिमाग में होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन आगे भी डिटेल में सॉल्व करने होंगे, तो इसको हमको वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डाटा ध्यान में हो कि सेम वैल्यू होने पे क्या होता है। वही यूनिवर्सिटी सेमेस्टर का या कहीं मेंस का एग्जाम हो तो फिर आपको लेंदी प्रोसेस से जितना कराया वो सब चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अगर मैं बात करूं स्टार डेल्टा की, तो स्टार डेल्टा में हमने एक देखा कि जब चीज़ें स्टार में हो और उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना हो तो आर का क्या हो जाता है 3r, एल का क्या हो जाता है 3l, और सी का क्या हो जाता है c/3। ये चीजें ध्यान रहे, ठीक है ना। सिमिलरली मैं देखा कि अगर डेल्टा से स्टार में चीजों को कर रहा हूं, डेल्टा से स्टार में कर रहा हूं, तो आर का क्या हो गया था r/3। देखो /3 क्यों हो गया, d/s यानी डेल्टा टू स्टार डिवाइड, डी से डिवाइड ध्यान में रखना, जैसे डी आया पहले तो डिवाइड करना, तो r/3 कर देना। l होगा तो l/3, लेकिन c होगा तो 3c, जस्ट यहाँ का उल्टा होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रहे, यानी ये क्या हो गया, हर एलिमेंट r हो तो स्टार का हर एलिमेंट r/3, डेल्टा का हर एलिमेंट l हो तो स्टार का हर एलिमेंट l/3, कैपेसिटर का यानी डेल्टा का हर एलिमेंट कैपेसिटर हो तो स्टार का हर एलिमेंट 3c में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चा कई बार कंफ्यूज करता है, 3/c कर देता है, तो ध्यान रखें ये कैसे याद होगा 3/c या c/3, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखें जिस तरीके से यहाँ पे 3r का r/3 हुआ है, 3r का r/3 हुआ है, तो c के टर्म में भी c/3 होगा, कभी 3/c नहीं होगा। ये भी चीज दिमाग में रहे, है ना। नहीं तो बच्चे कई बार क्या करते हैं 3/c लिख देता है, तो ये भी कंफ्यूज करने की चीज नहीं है। जब r का r/3 हो गया तो यहाँ पहले 3 है तो 3c है इसका, तो यहाँ पे उल्टा उसका c/3 होगा। इस तरीके से वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, ये आपको बहुत ही काम आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो बहुत फ्रिक्वेंट पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे और कैसे चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।